अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज। रिमेनिंग जीआईटी के कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर डिजीज। आज इसको सारा डिटेल में विद कॉम्प्लिकेशंस मैनेजमेंट सारा देखेंगे। डेविडसन पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ जो मैंने खुद लिखी हुई हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम रिमेनिंग जो भी इसका डेविडसन से बच जाएगा टॉपिक्स वो हम देखेंगे। ओके, आई होप सो कि ये सबको विजिबल होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मेन हमारा कंसर्न सबसे पहले ये है। पहली बात ये कि गैस्ट्राइटिस एक हिस्टोलॉजिकल टर्म है और पेप्टिक अल्सर डिजीज एक क्लिनिकल टर्म है। समटाइम्स अगर हम किसी पेशेंट का डायग्नोसिस गैस्ट्राइटिस बोल भी देते हैं तो वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट होता है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस को हम तब तक रूल आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसकी हिस्टोलॉजी ना देख लें। जबकि पेप्टिक अल्सर डिजीज एक क्लिनिकल टर्म है, हम उसको क्लिनिकली रूल आउट कर सकते हैं, ऑल दो उसके लिए भी कुछ उसको कंफर्म करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है, लेकिन दैट इज अ क्लिनिकल टर्म। और जो गैस्ट्राइटिस है वो एक हिस्टोलॉजिकल टर्म है। जो गैस्ट्राइटिस है वो एक जनरलाइज्ड टर्म है, वो पूरे स्टमक को एज ए होल इन्वॉल्व कर सकती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज में एक लोकलाइज्ड इरोजन या अल्सर बनता है। ठीक है, वो स्टमक में भी हो सकता है और ड्यूडेनम में भी हो सकता है। और फिर उसके बाद है कि जो गैस्ट्राइटिस है पूरे स्टमक में इरोजन्स कॉज करा सकती है, और जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो लिमिटेड या लोकलाइज्ड अल्सर और इरोजन कॉज कराता है। गैस्ट्राइटिस कैन बी अक्यूट एंड क्रॉनिक, लेकिन जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस लीड करता है पेप्टिक अल्सर डिजीज को। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थी जिनमें मुझे कंफ्यूजन होती थी वाइल डायग्नोजिंग द क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो कॉजेज हैं गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर डिजीज की दैट आर सेम। एनसेड्स मिकोजल इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करती हैं। अल्कोहल, एच पाइलोराई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें हम परनीशियस एनीमिया ले आते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए द डायग्नोसिस और आप कंफ्यूज हो कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज है या गैस्ट्राइटिस है, ऑलवेज चूज पेप्टिक अल्सर डिजीज ओवर गैस्ट्राइटिस। इसकी वजह आप लोगों को मैंने बता दी है कि आप लोगों ने इसको क्यों सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी, ये एच पाइलोराई पे। एच पाइलोराई हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं कि एच पाइलोराई किस तरह से अल्सर कॉज कराता है, किस तरह से पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज कराता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा समराइज करके लिखा हुआ, एक समरी सी बनाई हुई है, आप लोग इसी को देख सकते हो, इसी को रीड कर सकते हो और फिर बुक से पढ़ लेना, बहुत इजी हो जाएगा। ये 4 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया है, उसके पास फ्लैजिला होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं उसकी मोटिलिटी में, उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके पास कुछ एडहियन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें बैब ए आता है। वो बैब ए मॉलिक्यूल जो है म्यूकोजा ऑफ द स्टमक के साथ अडेयर करने में उसकी हेल्प करता है। वो अब अडेयर हो गया है म्यूकोजा के साथ। ठीक है, अब एच पाइलोराई वहां पे अमोनिया प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ यूरिएज एंजाइम। ठीक है, और पीएच को रेज कर देता है। और जब पीएच डिस्टर्ब होती है तो वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवोक करता है बाय रिलीजिंग टॉक्सिन्स लाइक गैज ए एंड वैक ए टॉक्सिन्स।
ठीक है, ये इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी है। पहले मोटाइल है, फ्लैजिला की वजह से अटैच हुआ डीएन मॉलिक्यूल्स की वजह से, अमोनिया रिलीज करता है बाय द हेल्प ऑफ यूरेज एंजाइम, पीएच डिस्टर्ब कर देता है, और फिर उसके बाद जी वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोवोक करते हैं। अब आपने हमेशा ये याद रखना है, जब भी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक है, मतलब स्टमक की पीएच जो है वो नॉर्मली एसिडिक होती है, ठीक है। जब भी नॉर्मल फिजियोलॉजी उसकी डिस्टर्ब होती है तो कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा होता है, तो एच पाइलोराई रिस्क ऑफ कार्सिनोमा इंक्रीज करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि एच पाइलोराई कितने टाइप्स के गैस्ट्राइटिस जो है वो कॉज कराता है। अब स्टमक का एक एंट्रम होता है, स्टमक की एक बॉडी होती है, और स्टमक एज अ होल होता है, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस। ये सारी हिस्टोलॉजिकल टर्म्स हैं, यू डोंट हैव टू यूज दीज टर्म्स व्हाइल डायग्नोजिंग योर प्रॉब्लम्स। आपने पेप्टिकल से डिजीज वहां पे यूज करना है या एच पाइलोराई इंड्यूस्ड अल्सर यूज करना है, ये आपको मैं समझाने के लिए 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस बता रही हूँ। एंट्रम क्या होता है? एंट्रम जो है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस में एंट्रम ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा। अब एंट्रम के अंदर ऐसा क्या होता है? एंड्रम के पास डी सेल्स होते हैं जो कि एचसीएल की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जब एंट्रल गैस्ट्राइटिस होगा तो ये डी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब ये डी सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो एचसीएल की प्रोडक्शन जो है वो इनहिबिट नहीं होगी, ठीक है। अब ये जब इनहिबिशन खत्म हो जाती है तो एचसीएल की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब एचसीएल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, स्टमक के अंदर जो ये वाला फ्लूइड है, ये एसिडिटी है, ये ड्यूडेनम में भी जाएगी, तो ड्यूडेनल अल्सरेशन कॉज करा देती है, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ तो एचसीएल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जो उसकी फिजियोलॉजी है वही ज्यादा हो रही है, ठीक है, वो ज्यादा काम कर रहा है। यहाँ तो फिजियोलॉजी तो खराब नहीं हुई ना, या ऐसा तो नहीं हुआ कि HCl खत्म हो गया, HCl ज्यादा बन रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ H पाइलोराई कैन कॉज ड्यूडेनल अल्सरेशन, तो दिस इज द मैकेनिज्म कि जब वो एंड्रम गैस्ट्राइटिस कॉज कराता है तो वो ड्यूडेनल अल्सरेशन लीड करता है। फिर आता है कॉर्पस गैस्ट्राइटिस, जिसे हम बॉडी ऑफ द स्टमक की इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। बॉडी ऑफ द स्टमक में पराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है। पराइटल सेल्स HCl की प्रोडक्शन करा रहे होते हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होंगे तो HCl की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक क्लोरहाइड्रिया होगा, ठीक है। अब जब HCl की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है तो यहाँ पर उसकी जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट हो गई है बिल्कुल, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में चेंज हो गया है। तो बॉडी ऑफ द स्टमक की इन्वॉल्वमेंट से रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो, कॉर्पस गैस्ट्राइटिस में HCl ज्यादा नहीं हुआ तो ड्यूडेनल अल्सरेशन भी कॉज नहीं होगी इसमें। पैन गैस्ट्राइटिस में पूरा स्टमक एज ए होल इन्वॉल्व होता है, तो माइल्ड इफेक्ट आता है हर एक चीज पे, तो रिस्क ऑफ कार्सिनोमा भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी होती हैं पेप्टिकल से डिजीज में हमने। अच्छा जी, अब इन्वेस्टिगेशंस ऑफ पेप्टिकल से डिजीज में देयर आर नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव। अब जो हमारे पास नॉन इन्वेसिव है, ऑब्वियसली वो हमारी फर्स्ट चॉइस होगी, हम पेशेंट को इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि अभी तो हमें कंफर्म भी नहीं है और हम पेशेंट के सैंपल लें, एंडोस्कोपी करें और फिर सैंपल लें, बायोप्सी लें और उस पर टेस्ट करें, तो हम पहले नॉन इन्वेसिव टेस्ट करेंगे। नॉन इन्वेसिव टेस्ट में एक हमारे पास 3 टेस्ट आते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट आता है, सीरम एंटीबॉडी टेस्ट आता है, और स्टूल एंटीजन टेस्ट आता है। अब इसमें आप देखो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम कोई इन्वेसिव नहीं हो रहे हैं पेशेंट के साथ, कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिसमें पेशेंट की जो पेशेंट को की एंडोस्कोपी करनी पड़े, ठीक है, या स्टमक से सैंपल लेके उसकी बायोप्सी करनी पड़े। इसमें हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट को, हम एक कार्बन कंटेनिंग ड्रिंक कंज्यूम कराते हैं, ठीक है, जो कि इनरिच्ड होती है विद यूरिया। यूरिया अगर तो उसके अंदर H पाइलोराई पॉजिटिव है तो यूरिया जो है वो ब्रेक डाउन होगा H पाइलोराई यूरिएज से,
ठीक है, और पेशेंट को हम कहेंगे कि एक्सेल करें इनटू अ ग्लास ट्यूब आफ्टर 30 मिनट्स, तो फिर हम उसको टेस्ट करके देख लेंगे। वेरी हाई स्पेसिफिसिटी, वेरी हाई सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेस्ट। फिर हम सीरम एंटीबॉडी ये ब्लड के अंदर करते हैं, ठीक है, और सीरम एंटीबॉडी टेस्ट रिमेन्स पॉजिटिव फॉर लाइफ, इसका कोई यूज नहीं है फॉलोअप में। फिर आता है स्टूल एंटीजन टेस्ट, ये फीकल मैटर पे करते हैं हम। उसके बाद इन्वेसिव टेस्ट आते हैं, इन्वेसिव टेस्ट में गैस्ट्रिक बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम कल्चर नहीं करते। फिर रैपिड यूरिएज टेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर कल्चर ऑफ गैस्ट्रिक बायोप्सी, ये 3 टेस्ट हैं जो इन्वेसिव हैं। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं डेविडसन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि डेविडसन में क्या क्या बातें बताई हुई हैं। ओके, हमने पहले ही अक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में पढ़ लिया है। अक्यूट गैस्ट्राइटिस एक हिस्टोलॉजिकल टर्म है, और अक्यूट गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि वेरी शॉर्ट हिस्ट्री, सडन पेशेंट की प्रेजेंटेशन आ जाए जी ब्लीडिंग के साथ और इरोजन्स के साथ, तो अल्कोहल, एस्प्रिन और एनसेड के साथ पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है आपके पास। फिर उसके बाद क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हमने डिटेल में आगे पढ़ना है। ऑटो इम्यून क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस देख लेते हैं क्या होता है। ऑटो इम्यून क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बॉडी ऑफ द स्टमक को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और एंट्रम को स्पेयर कर देता है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द स्टमक को जब करेगा डिस्ट्रॉय, तो क्या होगा, पाराइटल सेल सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंटीबॉडीज अगेंस्ट पाराइटल सेल्स बनती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनती हैं। तो पर्नीशियस एनीमिया के साथ, एक्लोरहाइड्रिया के साथ, और जब देखो एक्लोरहाइड्रिया होता है तो हमेशा कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा होता है, तो इसमें भी कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। पेज नंबर 798 पे देर इज अ टेबल 21.33 जिसमें कॉमन कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस लिखे हुए हैं। ये आपने पढ़ लेने अच्छे से, एच पाइलोराई, एस्प्रिन, एनसेड्स, अल्कोहल, कुछ और ड्रग्स हैं, ठीक है, और कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि कॉज करा सकते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पैथोफिजियोलॉजी अब आगे आ जाता है हमारे पास, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज में अब हम पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपने फिगर देख लेनी है 21.35 में, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द विरुलेंस ऑफ एच पाइलोराई, वैक ए का रोल, कैज ए का रोल, ये टॉक्सिन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोवोक करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। बैब एडीएन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक आउटर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन ए होती है, ये सारी हमने, फ्लैजिला, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, कैसे यूरिया जो है अमोनिया ब्रेक डाउन होता है अमोनिया में और यूरिएज की वजह से, ठीक है। ये सारी पैथोफिजियोलॉजी है, ये जितनी लंबी डिटेल लिखी हुई है ना, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 3 टाइप्स के गैस्ट्राइटिस की बात की हमने, ये देखो 21.36 में, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ड्यूडेनल अल्सरेशन, इट कैन बी योर यूक्यू, पूछ सकते हैं कि कैसे ड्यूडेनल अल्सरेशन होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब भी एंट्रम में गैस्ट्राइटिस होता है, डी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, डी सेल्स ने इनहिबिट करना होता है एचसीएल को, जब वो इनहिबिट नहीं कर पाते तो एचसीएल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। जब एचसीएल की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वही एचसीएल जो है ज्यादा से ज्यादा ड्यूडेनम में जाता है और ड्यूडेनल अल्सरेशन कॉज कराता है, ठीक है। कॉर्पस और पैन गैस्ट्राइटिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अदर एनसेड्स और स्मोकिंग आ जाती है। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के। The most common presentation is with recurrent abdominal pain, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू पॉइंट भी है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज का। पेशेंट वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, रिकरेंट abdominal पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। सॉरी, मुझे वहां पर उसको पॉज करना पड़ा था। रिकरेंट abdominal पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, पेशेंट और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये रीलैप्सेस और रीमिशन, मतलब बार बार होता रहता है ये अटैक, इन चीजों के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट करना है।
और आगे जो इसकी हैं जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा डेडली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशंस में भी प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस में समटाइम्स एंडोस्कोपी के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस के बारे में भी बता दिया जाता है। एंडोस्कोपी जो है सबसे पहले उसकी प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन है। क्यों? क्योंकि हमने जब भी आपको ये होना कि पेशेंट के बारे में ये लगे कि इसको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ठीक है, तो उसकी बायोप्सी हमेशा लाजमी करनी होती है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं उनमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए ना, कोई वाइवा में पूछे कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में किस में कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा है, तो गैस्ट्रिक अल्सर में कार्सिनोमा का रिस्क ज्यादा है। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर तो हो ही इंक्रीज एचसीएल प्रोडक्शन की वजह से रहा है। एक तो उसका इंसिडेंस बहुत कम है, एक उसकी पैथोफिजियोलॉजी में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से कार्सिनोमा का रिस्क एनहांस हो। ऑल्दो गैस्ट्रिक अल्सर में जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कार्सिनोमा का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट पेज पे अब सिर्फ टेबल्स हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हैं इन्वेस्टिगेशंस। नॉन इन्वेसिव भी पढ़ चुके हैं हम 21.34 में, और इन्वेसिव भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखना है। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट पे जाते हैं। मैनेजमेंट में हमने ये देखना है कि एच पाइलोराई इरेडिकेशन थेरेपी कैसे करनी है, क्योंकि एच पाइलोराई इरेडिकेशन थेरेपी हमारी बुक में अच्छे से बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने लिखी हुई है वहां से आप लोगों ने वो करनी है। ओके, कहाँ पर है ये रहा। ओके, दिस इज एच पाइलोराई रेडिकेशन थेरेपी। ठीक है, एच पाइलोराई रेडिकेशन थेरेपी में हमारे पास दो तरह की थेरेपीज आती हैं। ठीक है, एक है ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल रेजीम, और एक है क्वाड्रुपल थेरेपी। जो ट्रिपल है उसके अंदर आपने अमोक्सिसिलिन 1 ग्राम या फिर मेट्रोनिडाजोल देनी है, उसके साथ आपने क्लेरिथ्रोमाइसिन ऐड करनी है, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसमें ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, ये सारी ड्रग्स आ जाती है, लेंसोप्राजोल, ये आपने पेशेंट को वंस और ट्वाइस अ डे ऐड करना है। ये है ट्रिपल थेरेपी। ये 2-3 वीक्स के लिए आपने कंटिन्यू करनी है। फिर आपने पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है। अगर तो पेशेंट रेजिस्टेंट है, ठीक है, फिर आपने क्वाड्रुपल थेरेपी के अंदर जाना है। क्वाड्रुपल थेरेपी में आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ बिस्मथ सबसैलिसाइलेट ऐड करना है, टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनिडाजोल ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर फिर रेजिस्टेंट है तो फिर हमने रेस्क्यू थेरेपी के ऊपर जाना है। ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। और ये थेरेपी मैं आपको भेज भी दूंगी। ये हमारी बुक में इतने अच्छे से नहीं लिखी हुई थी। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये भी पढ़ लिया इरेडिकेशन थेरेपी। अब हमने देखना है 21.35 में कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं एच पाइलोराई इरेडिकेशन थेरेपी के। डायरिया इज द मेन साइड इफेक्ट। ठीक है, फ्लशिंग, वॉमिटिंग और अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो और पेशेंट का जो स्टमक का नॉर्मल, गट का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है। इवन क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो डायरिया होता है, ठीक है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जिसको कहते हैं, पेशेंट उसके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। फिर उसके बाद 21.36 में कि एच पाइलोराई रेडिकेशन थेरेपी आपने देनी किस किस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू आता होता है प्रॉफ में, एक उसमें से नहीं देते हैं, बाकी 4 इसी में से होती हैं, तो आपने बताना होता है कि किस में नहीं देनी है। ठीक है, ये सारा चीजें हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट और रेडिकेशन थेरेपी भी हमने कर दी। ठीक है, और फिर हमने ये देखना है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट, अब कुछ चीजें आती हैं कि पेशेंट की सर्जरी की इंडिकेशंस क्या हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज में। एक तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, और एक ये कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का फेलियर हो जाए और मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाए, तो फिर आपने सर्जरी के ऊपर जाना है। सर्जरी दो तरह की इंडिकेशंस में डिवाइड है। कुछ इमरजेंसी इंडिकेशंस हैं और कुछ इलेक्टिव इंडिकेशंस हैं। इमरजेंसी में परफोरेशन हो जाए उस अल्सर की, या वो ब्लीड करना शुरू कर जाए, ये हम पढ़ते हैं अभी। इलेक्टिव में गू, जिसे गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है, या परसिस्टेंट अल्सरेशन डिस्पाइट एडिक्वेट मेडिकल थेरेपी, और रिकरेंट अल्सरेशन फॉलोइंग गैस्ट्रिक सर्जरी, तो फिर भी आपको दोबारा से उसकी पेप्टिक अल्सर सर्जरी करनी पड़ेगी।
ठीक है, ये सर्जरी का टॉपिक जो है ये डिटेल में हमने पढ़ना है सर्जरी के अंदर। अभी इसके अंदर इन्होंने लिख तो दी है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक रिसेक्शन और वेगोटमी। ऑब्वियसली जहां पे अल्सर होगा हमें उस अल्सर को निकालना पड़ेगा, गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ेगी, बेशक पार्शियल करनी पड़ेगी, बेशक कंप्लीट करनी पड़े, तो करनी तो पड़नी है। तो हमारी उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? जब भी हम गैस्ट्रेक्टमी करते हैं हम स्टमक को छोटा कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली फिर हमने एंड टू एंड एनास्टोमोसिस भी करना होता है स्टमक को, जिस जहां से उतारा होता है अगले पार्ट के साथ उसको जोड़ना भी होता है हमने। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं? डंपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पर इतनी डिटेल में तो नहीं लिखी हुई है, सर्जरी में बहुत डिटेल में लिखी हुई है बेले में। डंपिंग में क्या होता है कि जब फूड आता है स्टमक में, उसको स्टोर होने का या स्टमक में उसका प्रोसेसिंग होने का टाइम नहीं मिलता है, तो रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है और डिस्टेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी फूड चला जाता है, ठीक है। और इससे अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। दिस इज नोन एज डंपिंग, ठीक है। जब भी आप पेशेंट का एनास्टोमोसिस करते हो तो बाइल रिफ्लक्स के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, डायरिया और माल डाइजेशन के, क्योंकि आपने जो जो चीजें स्टमक से नॉर्मली अब्जॉर्ब होनी होती है वो नहीं होती हैं, तो माल डाइजेशन, वेट लॉस, पेशेंट एनीमिया के साथ प्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें। मेडिसिन में नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी परफोरेशन और गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ये दो चीजें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो अल्सर इंटीरियर वॉल पे हो ना ड्यूडेनम की, तो वो परफोरेट करते हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट है। और अगर अल्सर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम पे हो तो वो ब्लीड करते हैं। ये दोनों आपने याद रखने, क्योंकि ब्लीड पीछे पीछे क्या होता है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, जिसकी वजह से पेशेंट हैमरेज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फिर है हमारे पास परफोरेशन आती है सबसे पहले। परफोरेशन में क्या होगा? परफोरेट हो गया अल्सर, जो गट के कंटेंट्स हैं वो निकल के पेरिटोनियम में आना शुरू हो जाएंगे, पेरिटोनियम को इरिटेट करना शुरू करेंगे, एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, इरिटेट करेंगे, इन्फ्लेम होगी पेरिटोनियम, पेरिटोनाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री ही होती है कोई ना कोई ट्रिगर तो होगा ना परफोरेशन का, पहले से अल्सर तो है। अब ट्रिगर क्या हुआ कि वो परफोरेट कर गया, अब पेशेंट ने एनसेड लिए या पेशेंट ने अल्कोहल कंज्यूम किए, ठीक है, तो इससे पेशेंट प्रेजेंट करता है। क्या कंप्लेन होगी? सडन स्वीयर पेन, ठीक है, ओवर द पेरिटोनियम, और बोर्ड लाइक रिजिडिटी जब भी पेरिटोनाइटिस होता है, और एब्सेंट बावल साउंड्स, ठीक है। ये सारी चीजें हैं पेरिटोनाइटिस की। अब आपने क्या देखना है, जो बाल के अंदर, बावल के अंदर जो गैस होती है, जब वो परफोरेट हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगी और वो डायफ्राम के नीचे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एयर अंडर डायफ्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट। ये आपने चेस्ट एक्सरे कराना है और उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। परफोरेशन को ट्रीट कैसे करना है? पेशेंट को आपने रिससिटेट करना है, फ्लूइड लगाना है, एंटीबायोटिक्स देनी है, पेन किलर देने हैं, और फिर ऑपरेशन के लिए उसको तैयार करना है, और लेप्रोटमी करनी है, मिडलाइन इंसिजन देनी है, सारे पेरिटोनियम को वॉश करना है, और फिर जहां से परफोरेट हुआ होगा वहां से देखना है, उसको स्टिच करना है, ठीक है। ये है परफोरेशन। फिर आती है हमारे पास गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। होता क्या है, वो कहते हैं कि अगर पाइलोरस पे अल्सर बना होगा ना, अल्सर के देखो सीक्वल क्या है, अल्सर बना, ब्लीड किया, हील हुआ, स्कार बना, फाइब्रोसिस हुई, और वहां से उसका मुंह बंद होना शुरू हो गया पाइलोरस का, तो दिस कैन लीड टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। इसका पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट कहेगा मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, पेट में भी चला जाता है खाना, अटकता नहीं है, लेकिन हर 2 दिन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है, या पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो है, उसकी मुझे उल्टी होती है। नॉन बिलियस वॉमिटिंग, नॉन बिलियस क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में बाइल डक्ट ओपन होती है ना, ये तो ऊपर ही है, पाइलोरस से पीछे पीछे है सारा। पेशेंट कहता है नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, खाना सही से हजम नहीं होता, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, और दूसरी बात के वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि खाना हजम ही नहीं होगा तो वेट लॉस तो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा कॉजेज होती हैं। एक इसकी कॉज जो होती है वो हमारे पास कार्सिनोमा भी होता है एंड्रम का, अगर उससे बंद हो जाए। एक पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है, एक हमारे पास क्रोसिव इनटेक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती है। अब हमने पेशेंट को ट्रीट कैसे करना होता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में?
सबसे पहले तो पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो स्टमक का एसिड सारा का सारा बाहर आ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से पोटाशियम भी बाहर तो हाइपोकलीमिया, HCl भी बाहर तो हाइपोक्लोरीमिया, ठीक है। और एसिड भी बाहर तो पेशेंट को पीछे क्या होता है, हाइपोकलीमिक हाइपोक्लोरीमिक अल्कलोसिस, पेशेंट इसमें चला जाता है। तो हमने पेशेंट को रिससिटेट करना होता है, पेशेंट को बायकार्ब देने होते हैं, पेशेंट को पोटाशियम, सॉरी बायकार्ब कह रही हूँ, पेशेंट को हमने पोटाशियम देना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम इसकी बलून डायलिटेशन, पेशेंट स्टेबल हो गया, फिर हम उसके बाद हम देखते हैं अंडरलाइन कॉज क्या है। अगर तो स्ट्रक्चर बना हुआ है अल्सर की वजह से तो हम उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं बलून डायलिटेशन, ठीक है। और अगर हम कार्सिनोमा है तो सर्जरी, हाइपर पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो भी इसकी जो है हमने सर्जरी ही करनी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि व्हाट इज पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। ये प्रॉफ का क्वेश्चन है, सर्जरी में 2 मार्क्स का आया हुआ है प्रॉफ के अंदर। होता क्या है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हाइपोकलरीमिक हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, अब बायकार्ब पीछे ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर रिलेटिवली, तो किडनी के कंपनसेट करने की कोशिश करती है बाय एक्सक्रीशन ऑफ बायकार्बोनेट, ठीक है। अब ऊपर बॉडी से वॉमिटिंग हो रही है, नीचे बायकार्ब भी निकल रहा है, तो पूरी बॉडी जो है वो एक वॉल्यूम डेफिसिट में चली जाती है। और जब बॉडी वॉल्यूम डेफिसिट में जाती है तो एल्डोस्टेरोन काम करता है। एल्डोस्टेरोन कैसे काम करता है, इट गेट्स एक्टिवेटेड, वो सोडियम को अब्सॉर्ब करना शुरू होता है, और एक उसने हाइड्रोजन सिक्रीट करना होता है, एक्सक्रीट करना, और एक पोटाशियम। तो अब यूरिन में हाइड्रोजन भी जाया जा रहा है और पोटाशियम भी जाया जा रहा है, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि हाइड्रोजन बॉडी में रिटेन रहता, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से HCl निकल रहा है, क्लोराइड सारा का सारा बाहर जा रहा है HCl, तो नीचे से भी हाइड्रोजन एल्डोस्टेरोन के रिस्पॉन्स में निकलना शुरू हो जाता है, तो इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब जो हमने इसके अंदर चीजें पढ़ ली हैं उसके अंदर हमने अक्यूट क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस और इसकी कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट, एच पाइलोरी एडिकेशन थेरेपी, इंडिकेशंस किसमें करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज वाला ये सारा का सारा टॉपिक, ये मैं अभी आप लोगों को भेज देती हूँ, और फिर जो है हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।